हम आम भाषा में जो वर्ड बजट सुनते हैं, बजट, ये गवर्नमेंट का एक फ्यूचर के लिए 2024 से 2025 इस साल जो पास हुआ, ये 2024 से 2025 के लिए, मतलब अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक के लिए सरकार का कितने रुपए कहाँ से आएगा, रुपीस कम्स फ्रॉम, सरकार का कौन कौन से सेक्टर से कितना रुपीस आ सकता है और सरकार का वो रुपए कहाँ कहाँ जाएगा। अब देखो, सरकार का जहाँ जहाँ से पैसा आएगा वो हो सकता है कि सरकार का एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, सरकार के खर्चे बहुत हैं, तो उसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे डेफिसिट के रूप में। डेफिसिट मतलब होता है कि घाटा। घाटा कब होता है? जब आप ज़्यादा घाटा कब होगा? जब आप कम कमाएं और ज़्यादा खर्चा हो जाए। और सरकार के साथ अधिकतर यही सिचुएशन आती है कि सरकार का पैसा, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 100 रुपये अगर है तो इस 100 रुपये में सरकार का 100 रुपये कहाँ से आएगा, और वो 100 रुपये सरकार अगर खर्च कर रही है, मतलब जैसे 100 रुपये खर्च करेगी तो सरकार 100 रुपये कहाँ खर्च करेगी, एक मिनट, सरकार 100 रुपये कहाँ खर्च करेगी वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, ये 100 रुपये कहाँ सरकार खर्च करेगी, ठीक है, रुपीज़ गोज़ टू। तो ये 100 रुपये कहाँ से आ रही है, पहले सरकार का कहाँ से आएगा ये हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इनकम टैक्स के रूप में जो है 19%, मतलब 19 रुपये जो है इनकम टैक्स के रूप में आता है। एक्साइज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं जब भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं, उसमें जो परसेंट टैक्स लगेगा उसमें 5% जो है सरकार की 5 रुपये कमाई वहाँ से आएगी। जीएसटी और अदर टैक्स में 18% जो है जीएसटी से सरकार को आ रहा है। 17% कॉर्पोरेशन टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनियां, कंपनियों से 17 रुपये सरकार का उससे आ रहा है। अगर सरकार का अगर साल भर की आमदनी आने वाली है 100 रुपये तो इसको आप 17 रुपये जो है कॉर्पोरेशन टैक्स मानिएगा। कस्टम, ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब हमारे मतलब इंडिया से कोई चीज़ बाहर जाता है तो वहाँ पे भी एक टैक्स लगता है, और कोई चीज़ बाहर से हम लोग मंगाते हैं फॉरेन कंट्री से तो वहाँ पे भी एक टैक्स लगता है, तो उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, कस्टम टैक्स कहते हैं। और ये 4 रुपये वहाँ से आएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ठीक है, इसमें 1% जो है नॉन डेट, मतलब इसमें जो है कहीं से हम लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, सरकार के पास जो कैपिटल है ना उसी को, जो उसी में से जो है कैपिटल को, जैसे मान लो कि सरकार का कोई कंपनी में शेयर है या कंपनी का कोई सरकार का कोई कंपनी है उसको बेच दिया, छोटा मोटा कंपनी है उसको बेच दिया, तो 1 रुपये वहाँ से आएगा। नॉन टैक्स रिसीट मतलब ऐसा पैसा जो टैक्स के रूप में नहीं आ रहा है लेकिन सरकार के पास आ रहा है। जैसे आप जा रहे थे 4 व्हीलर लेके, वहाँ पे जो है चालान काट दिया पुलिस वालों ने, अब पुलिस वाला 5000 का चालान काट रहा है, ऐसे जो है लाखों लोग, करोड़ों लोग का एक दिन में चालान कट रहा है, तो वो सब पैसा भी जो वो टैक्स नहीं होता, इसलिए नॉन टैक्स। और वो जो सरकार का आ रहा है वो टैक्स नहीं है लेकिन आ रहा है, रिसीट आ रहा है, तो वो 100 में से 9 रुपये तो सरकार को ऐसे ही आते हैं। उसके बाद बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज़, मतलब या तो सरकार जो है लोन लेगी या कहीं से कर्ज लेगी या कुछ अदर तरीके से, मतलब अदर जो है लायबिलिटी मतलब होता है कि एक तरीके का बोझ सरकार को जो वापस करना है, 27 रुपये सरकार का वहाँ से आता है। तो आप इसको इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज, जीएसटी, कॉर्पोरेशन, कस्टम, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट और बोरोइंग को सबको जोड़ेंगे तो ये आपका 100 आएगा। 19, 15, 18, 17, 4, 1, 9, 27, तो ये सरकार का 100 रुपये आया। अब ये 100 रुपये आया, जो कोई ज़रूरी नहीं कि यही 100 रुपये जो है खर्च हो सकता है कि और घाटा पड़ जाए, तो उसी को हम लोग डेफिसिट में आएंगे। वो वही डेफिसिट जो है हम लोग जो है बोरो करके जो है सरकार जो है उसका जो है भरपाई करती है। आखिर कहीं से तो करना ही होगा, सरकार को खर्चा चलाना ही होगा। अब वो 100 रुपये सरकार का जाएगा कहाँ पे? तो देखो, सरकार का 100 मतलब सरकार का खर्चा इधर उधर बहुत जाता है। पेंशन में चला जाएगा 4%, पेंशन देने में, ऐसे लोग जो रिटायर हो गए हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे, उसके बाद भी पेंशन मिल रहा है उनको, 4% पेंशन में चला जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर, सरकार का बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको जो है हम किसी में नहीं रख पाते हैं, किसी भी
एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख पाते हैं तो उसे अदर एक्सपेंडिचर में रख देते हैं। 9 रुपये वहाँ खर्च करेगी सरकार। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार की कुछ योजनाएं स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सरकार जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कहा जाता है। 2 तरीके के स्कीम होते हैं। देखो यहाँ 8 रुपये खर्च कर रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और एक यहाँ पे देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, ये 16 रुपये यहाँ खर्च कर रही है सरकार। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में अंतर ये होता है बेसिकली कि यहाँ 8 रुपये खर्च कर रही है, यहाँ 16 रुपये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी स्कीम्स जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जैसे 100 दिनों का जो है हर मजदूर को 100 दिन का काम सरकार देगी ही देगी। तो मनरेगा के तहत पंचायत में तालाब खुदवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मनरेगा में जो सरकार जो लगाती हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार उसमें 75 रुपये अगर लगा रही है, तो यहाँ पे नीतीश सरकार 25 रुपये, मतलब उसमें यूनियन गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्ट लगा रही है और उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ लगा रही है। तो ऐसे स्कीम्स को जहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल देते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक ऐसा स्कीम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट अपना पूरा 100% देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इसमें जो है इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का 1 भी रुपये नहीं होता। तो इस तरीके में 16, इसीलिए देखो 16 रुपये ज़्यादा जा रहा है ना इसमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को खर्च करना है। 16 रुपये तो सिर्फ सेंट्रल सेक्टर स्कीम में चला जा रहा है, 8 रुपये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में चला जा रहा है, पेंशन में 4 रुपये और अदर एक्सपेंडिचर में 9 रुपये। और यहाँ इंटरेस्ट देखो, लोन लिया था ना ऊपर, लोन सरकार जो है लोन लेके अपना काम चलाती है, जो घट जाता है पैसा, तो लोन में हर साल हम लोग 19% मतलब 19 रुपये, तो हम लोग 100 रुपये खर्च करते हैं तो 19 रुपये लोन का जो ब्याज होता है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट देने में ही हम लोग दे देते हैं, खर्च कर देते हैं। और ये देखो सब्सिडी, गैस का सब्सिडी है, ऑयल का सब्सिडी है, पेट्रोल डीजल सब जो है सरकार उसमें कुछ पैसे लगा करके सस्ता करके देती है। 6 रुपये सब्सिडी में चला जाता है। डिफेंस, अगर हमारा 8 रुपये, 100 में से 8 रुपये तो हम लोग देश को बचाने के लिए डिफेंस में लगा देते हैं। जैसे कहीं पे जो है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने हैं, अमेरिका से भी खरीदने वाले हैं, रूस से खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 8 रुपये, 100 में से 8 रुपये जो है हम लोग डिफेंस में चला जा रहा है मेरा। और ये 21 रुपये जो है हम लोग के देश का, और 21 रुपये जो है स्टेट के शेयर में चला जा रहा है। इस 21 रुपये, 21 और 9 फाइनेंस कमीशन का जो और जो वो होता है उसमें 9%। फाइनेंस कमीशन क्या बोलती है, सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को बोलती है कि कितने रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं, इसमें 9 रुपये उसमें चला जा रहा है और स्टेट का अपना कुछ शेयर होता है, 21 रुपये वहाँ चला जा रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे आप बढ़िया से, तो 100 रुपये जो है किसमें खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। तो ऊपर वाले में हम लोग देख रहे थे कि 100 रुपये कहाँ से सरकार को आएगा। 100 रुपये मतलब 100%, ठीक है। अब वो 9% मतलब 1000 करोड़ का है, तो 9 रुपये आप जान ही रहे हैं, 1000 करोड़ में जो है हम अगर 9 रुपये 9% निकालें तो 90 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे सबका, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग अब देखेंगे कि घाटा, उसके बाद भी बजट के बाद भी जो है कुछ घाटा हो जाता है, तो कितने तरीके के घाटा सरकार को होता है। ये देखिए रेवेन्यू डेफिसिट, जो भी रेवेन्यू आता है हम लोग का, कोई भी बजट आता है ना, या तो रेवेन्यू के फॉर्म में आता है या तो कैपिटल के फॉर्म में आता है। सिंपल लैंग्वेज में आप अगर जाने, अगर रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मतलब कि वो पैसा जो आया या खर्च किए हम लोग, जो खर्च किए हम लोग पैसा, और वो सैलरी में चला गया और सरकार का ऐसी चीज़ में चला गया जो वापस फिर ना आए, कोई परमानेंट चीज़ बन नहीं रही है। और कैपिटल का बड़ा एग्जांपल बताते हैं आपको, इंडस्ट्री बन गया, बड़ा सा फैक्ट्री लग गया, तो इसमें जो है ये पैसा लगा, लेकिन ये पैसा जो है और भी वेल्थ जनरेट करेगा, तो इसको कैपिटल खर्चा बोलेंगे और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और रेवेन्यू में जो खर्चा होता है, सैलरी हो गया, मतलब ऐसे खर्चे जो दे दिया सरकार ने एक बार ना। अब जैसे पेंशन है, पेंशन अभी मैंने पढ़ा है 4 रुपये पेंशन में। अब पेंशन अगर दे दिया तो उसमें से अगली बार फिर देना होगा, उसमें से हमारा कुछ बन रहा है, उसमें हम कह सकते हैं कि ये सड़क बनी है तो इससे जो है डेवलपमेंट होगा, इस सड़क से जो है और भी व्यापार बढ़ेगा, नहीं बोल सकते हैं। तो ये ऐसे खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसी चीज़ें जो सरकार परमानेंट चीज़ें बना रही हैं जिसमें से और भी वेल्थ जनरेशन होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग घाटा कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट,
प्राइमरी डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। देखिए रेवेन्यू डिफिसिट जो होता है, रेवेन्यू हमने बताया ना कि वो जो सैलरी वैलरी में जो जाता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना रेवेन्यू में खर्चा होता है, और रेवेन्यू रिसीट जितना रुपए आया, मतलब जितना खर्चा हुआ, मान लीजिए कि 100 में से जो है 100 में खर्चा हुआ हमारा 112 रुपये, और आया था हमारा रेवेन्यू रिसीट आया था 100 रुपये, तो 100 रुपये, तो ये 12 रुपये जो है हमारा क्या घाटा। 112 रुपये खर्च हो गए, 100 रुपये जो है हमारा आया था रेवेन्यू से, तो ये 12 रुपये जो है रेवेन्यू डेफिसिट हो गए, घाटा लग गया हमको। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल खर्चा जो हो रहा है 100, मान लीजिए पूरा खर्चा हो रहा है 500 रुपये टोटल खर्चा, उस 500 में जो हम लोग कर्ज लिए हैं ना, कर्ज मान लो 200 रुपये कर्ज लिए हैं, तो 500 टोटल खर्चा हुआ, उसमें से 200 रुपये कर्ज लेके किए हैं, तो जो खर्चा हुआ है उसमें जो है कर्जा वाला पैसा घटा देते हैं, तो ये 300 रुपये जो हुआ वो जो है फिस्कल डेफिसिट हुआ। मतलब इसमें जो खर्चा में से हम लोग कर्ज वाला पैसा नहीं जोड़ते हैं, कर्ज वाला घटा दें अगर, तो हम लोगों का वो जो घाटा फिर निकलता है, तो उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट कुछ भी नहीं होता है, ये फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट अभी बताया ना 19 रुपये 19% हम लोग जो है इंटरेस्ट भरने में दे देते हैं, ब्याज भरने में, जो पहले कर्जा लेके रखा है, तो ये फिस्कल डेफिसिट में से जब हम लोग जो है ये ब्याज वाला जो पैसा निकाल देते हैं फिस्कल डेफिसिट में से, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये रेवेन्यू डेफिसिट ही है, लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तब कहेंगे जब रेवेन्यू डेफिसिट में से ये आ जाएगा ना, ये रेवेन्यू डेफिसिट एक बार इसमें से इसको घटा करके रेवेन्यू डेफिसिट आ गया आपका अगर, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से जब आप वो पैसा जो सरकार जो है स्टेट्स को दे रही है ना, कुछ पैसे सरकार, स्टेट्स का शेयर होता है, हर स्टेट का सरकार के टैक्सेस में अदर उसमें शेयर है, तो वो पैसा रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम वो जो स्टेट्स को अलग अलग बिहार, यूपी, इन स्टेट्स का पैसा को निकाल देते हैं अगर, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 से 4 घंटे का टॉपिक होता है, तो इसको थोड़ा सा स्लो करके आप सुनेंगे तो ये पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर डिटेल में अगर एक एक चीज़ को पढ़ना है तो फिर हम इसके लिए फिर जो है हम बताएंगे क्लास में कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर यही चीज़ है, बजट में हम लोग जो है देखें ये कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, और कितने तरीके के घाटे होते हैं, ठीक है। थैंक यू।